Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 20th April 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log into our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. This article discusses the difference between democracy and authoritarian regime. So the ideas discussed in this topic can be utilized in writing an essay if there is an essay on democracy, and there can be a question related to the ideas discussed in this topic in paper 4 also, that is ethics and integrity. Ethics and integrity सब्जेक्ट का अगर आप अपना सिलेबस देखें तो उसमें एक सब पार्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन. सो ये आर्टिकल इन्हीं दोनों आइडियाज़ पे बेस्ड है. इट डिस्कसेस हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. जब तक सरकारें प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन ना शेयर करें, ट्रांसपेरेंसी ना रखें अपने कंडक्ट में और लोगों को सही इंफॉर्मेशन ना दे, तब तक कैसे वो गुड गवर्नेंस इंश्योर नहीं कर सकती, वो डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर. सो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया. दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन बाय फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर श्याम सरन, और इनके आर्टिकल्स आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए टू गेट गुड इंसाइट अबाउट फॉरेन रिलेशंस. सो ही आइडेंटिफाइज मोस्ट prominent factors that has led to emergence of COVID-19 as a pandemic. तो इनका मानना है कि कोरोना वायरस जो पैंडेमिक पूरी दुनिया भी फेस कर रही है, इट कुड हैव बीन एट मैक्स अ लोकल आउटब्रेक. ये बस वुहान सिटी तक रेस्ट्रिक्ट रह जाता. इट कुड नॉट हैव टेकन अ शेप ऑफ पैंडेमिक हैड द गवर्नमेंट ऑफ चाइना एक्टेड इन ट्रांसपेरेंट मैनर. इनका मानना है कि जो अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है चाइना का, उसके लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में के कारण ही ये एक जो लोकल आउटब्रेक था दैट स्टार्टेड इन द वुहान वेट मार्केट, वो पूरे दुनिया को इसने ग्रिप कर लिया एंड इट हैज़ टेकन अ फॉर्म ऑफ पैंडेमिक. He argues that had China been a democratic country, there would have been a free flow of information about COVID-19. पूरे दुनिया को सही जानकारी स्टार्टिंग से ही मिलती होती. अगर चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता तो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी वहाँ जाते और फ्री तरीके से उस COVID-19 के आउटब्रेक को कवर करते. पूरी दुनिया को इसके बारे में पहले से ही अलर्ट हो जाते और ये एक मेजर आउटब्रेक का फॉर्म नहीं लेता. बट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सिंस इट इज़ एन अथॉरिटेरियन regime, it suppressed all the informations in the initial phase regarding coronavirus infection, and that is why it ultimately took form of a pandemic that has taken into its grip more than 200 countries of the world now. सो इनका आर्ग्यू करना है श्याम सरन साहब का कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ट्राइज टू ब्रश एवरीथिंग अंडर द कारपेट. वो हर एक इन्फॉर्मेशन को जो उनकी इमेज को टार्निश कर सकता है, उस हर इन्फॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश करते हैं. मे इट बी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हांगकॉन्ग प्रोटेस्ट और मे इट बी रिलेटेड टू जिंगजियांग डिटेंशन ऑफ उखियार मुस्लिम्स. ये सारे आर्टिकल्स हम कवर कर चुके हैं. और चाहे ये कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो, इस तरह के हर एक इन्फॉर्मेशन को वो छुपाने की कोशिश करते हैं, उस पर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं. और इस कारण से जब वो मेजर प्रॉब्लम ले लेता है, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर वर्ल्ड कंट्रीज एज वेल. सो एक बार जरा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं द टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट आर प्रैक्टिस्ड इन मॉडर्न वर्ल्ड. एक है अथॉरिटेरियन सिस्टम, दूसरा है डेमोक्रेटिक सिस्टम. मॉडर्न टाइम्स में यही दो पॉलिटिकल सिस्टम्स मोस्टली फॉलो किए जाते हैं. तो दोनों के ब्रीफ फीचर्स को ज़रा देख लेते हैं, देन वी विल कंपेयर देम. So authoritarian system is a form of government characterized by strong central power and limited political freedom. जैसा चाइना में है, वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत पावरफुल है. वो जिस हद तक चाहे वो डिसीजन ले सकती है. वो लोगों के हर एक डायमेंशन में उनके लाइफ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है. उनको क्या खाना है से लेकर के कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने, हर चीज़ को वो कंट्रोल कर सकती है. सो फ्रीडम बहुत कम है वहाँ पे लोगों को. खासकर पॉलिटिकल फ्रीडम तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है कि
पॉलिटिकल फील्ड में उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग के रिगार्ड में, वो सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है इन चाइना। इट इज़ द कोर थीम ऑफ एनी अथॉरिटेरियन रिजाइम, जहाँ पे सरकारों के काम के बारे में कोई सिटीजन को जानकारी नहीं होती और कोई सिटीजन क्लेम भी नहीं कर सकता कि आप हमें बताओ कि आप ये सारे डिसीजन कौन से ग्राउंड पे ले रहे हो। Second, people do not have freedom of information as I said, since media is heavily restricted। वहाँ की मीडिया को पहले हर एक न्यूज़ को दिखाने से पहले अप्रूवल लेना होता है फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कि क्या हम ये न्यूज़ दिखा सकते हैं, और एक बार जब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अप्रूव कर देते हैं तभी जा करके वो मीडिया उस न्यूज़ को दिखा पाती है। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउ किया जाता है चाइना के अंदर, उनको कुछ ही एरियाज़ अलाउ किए जाते हैं जहाँ वो जा सकते हैं, कवर कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट इन चाइना। पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज़, तो उनके पास कोई चूज़ करने का अधिकार ही नहीं है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, तो उनके जो प्रीमियर हैं या प्रेसिडेंट हैं वो लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज़ फॉलोड इन मेनली इन चाइना। और आप चाइनीज़ सिस्टम को देख सकते हैं कि वहाँ पे कैसे जो उनके हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो दे आर नॉट एट ऑल अकाउंटेबल टू पीपल, कि उन्होंने कोई सा भी स्टेप क्यों लिया, उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है, उसको एक्सप्लेन करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है टू द पीपल। इन चाइना दे फॉलो डेमोक्रेसी बट ओनली एट द ग्रास रूट लेवल। आप कहने को मान सकते हो जैसे हमारे यहाँ पे पंचायत सिस्टम है, उस लेवल पे वहाँ डेमोक्रेसी फॉलो होती है, उसके ऊपर फिर हायर लेवल पे दे डू नॉट फॉलो डेमोक्रेसी, वहाँ पे दे फॉलो दिस काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन सिस्टम, जहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। और इस कारण से वहाँ के सिटीजन्स को एक्चुअली में दुनिया भर के कंट्रीज़ क्रिटिसाइज़ करते हैं कि दे आर नॉट सिटीजन्स बट सब्जेक्ट्स। जैसे पुराने ज़माने में प्रजा होती थी वैसे ही आज भी वहाँ के लोग जो हैं दे आर नॉट सिटीजन्स, दे आर सब्जेक्ट, क्योंकि सिटीजन्स के अपने पॉलिटिकल राइट्स होते हैं एंड पीपल डू नॉट हैव पॉलिटिकल राइट्स इन चाइना, सो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड सिटीजन्स बट रादर दे शुड बी कॉल्ड सब्जेक्ट्स। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल, सरकार को हर सवाल का जवाब देना पड़ता है लोगों को, क्योंकि हर 5 साल पे डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक स्पेसिफिक फीचर होता है दैट इज़ रेगुलर इलेक्शन। और रेगुलर इलेक्शन के कारण सरकार हमेशा अकाउंटेबल बनी रहती है टुवर्ड्स पीपल। जैसे इंडिया में हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, अलग अलग कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी फॉलो करती हूँ वहाँ पे भी रेगुलर इलेक्शन होता रहता है एंड दैट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। और सरकार को हर बात का जवाब देना होता है लोगों को, एंड इफ पीपल आर नॉट कन्विंस्ड दे विल वोट आउट द गवर्नमेंट इन नेक्स्ट इलेक्शन। मीडिया इज़ फ्री टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशंस, तो मीडिया पे इस हद तक का कंट्रोल नहीं लगाया जा सकता इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, एंड पीपल एंजॉय राइट टू चूज एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, एंड दैट इज़ वाई पीपल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम आर नोन एज citizens because they enjoy certain political rights. And most of the countries in the world in present time follow democratic system. Countries like US, India and most of the European countries of course follow democratic system. अब दोनों के बीच में ज़रा कंपेयर करते हैं। मॉडर्न टाइम्स में मैंने आपको बताया कि मेजर डिबेट है डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन सिस्टम, दोनों के बीच में कौन बेहतर है, ये एक डिबेट अक्सर चलता रहता है। दिस इज़ अ मेजर डिबेट। और जो अथॉरिटेरियन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। दे से दैट इन अथॉरिटेरियन सिस्टम डिसीजन मेकिंग इज़ फास्ट। सरकार को हर इंसान को, हर एक पार्टी को, हर एक ग्रुप को कन्विंस नहीं करना पड़ता बिफोर डिसीजन मेकिंग, और इस कारण से फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है एक अथॉरिटेरियन सिस्टम में। और फास्ट डिसीजन मेकिंग के कारण वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी जल्दी आ सकता है। एंड दिस पॉइंट टू ग्रेट एक्सटेंट इज़ राइट। अगर चाइना के अंदर मान लो कोई एक प्रोजेक्ट लगाना है, मान लो कोई एक रोडवे लगाना है, रोडवे बनाना है या पावर प्लांट लगाना है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट एक बार उसको अप्रूव करेगी और वो प्रोजेक्ट को बहुत कम समय में वो इम्प्लीमेंट कर देगी। लेकिन इंडिया में जो जहाँ पे हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं वहाँ पे किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में बहुत बार बहुत सारे हिंड्रेंसेज आ जाते हैं। पता चलता है कि वहाँ के लोकल लोग जो हैं दे आर नॉट अग्रीइंग टू इट, दे आर नॉट यील्डिंग देयर लैंड टू मेक दिस प्रोजेक्ट। बहुत बार इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट होने लगते हैं। तो दिस इज़ टू ग्रेट एक्सटेंट ट्रू दैट इन एन अथॉरिटेरियन सिस्टम द डिसीजन मेकिंग इज़ फास्ट एंड दैट लीड्स टू इकोनॉमिक prosperity, and perhaps this is the reason why China has grown to a great extent as compared to Indian economy. Or as I said, supporters of this authoritarian system often
कोट चाइना। वो बताते हैं कि देखो इंडिया और चाइना दोनों ने एक साथ ही उनका एक मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया भी 1947 में आज़ाद हुआ, चाइना का भी ये जो प्रेजेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिस्टम है वो 1949 में स्टार्ट हुआ। दोनों की इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसी ही थी, लेकिन आफ्टर 70 ईयर्स नाउ चाइनीज़ इकोनॉमी 6 टाइम्स लार्जर दैन इंडियन इकोनॉमी एंड द रीज़न इज़ द अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ चाइना, ऐसा इसके सपोर्टर्स कहते हैं। लेकिन इस कोविड-19 आउटब्रेक के बाद इस डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन डिबेट में एक मेजर यू टर्न आया है और अब अथॉरिटेरियन सिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन चुका है कोविड-19 का आउटब्रेक। डेमोक्रेसी का जो स्ट्रेंथ होता है वो एक बार ज़रा देखते हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, पीपल आर अवेयर कि सरकार किस ग्राउंड पे क्या फैसले ले रही है, मीडिया इज़ इंडिपेंडेंट एंड द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल। सो ये 3 स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी के, जिसको इस कोविड-19 आउटब्रेक के बाद इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा महसूस की जा रही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के कारण ही द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अकाउंटेबल टूवर्ड्स अस। हर दिन आप देखते हैं हर 3 घंटे पे हेल्थ मिनिस्ट्री का या ICMR का अपडेट आता रहता है कि कितने सारे कोविड केसेस हो गए हमारे कंट्री में, इस तरह का अपडेट्स आता रहता है। एंड द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू टेक केयर ऑफ द वल्नरेबल्स इन आवर कंट्री। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या डेली वेज वर्कर्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए हमारी सरकार जो है वो बाउंड है, कमिटेड है उनका टेक केयर करने की, बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन to the common citizens that the steps it is taking to curb COVID-19। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री हर एक कुछ दिनों पे आते हैं and he explains the what steps the government is going to take in order to curb the COVID-19 pandemic। लेकिन इस तरह का कोई भी अकाउंटेबिलिटी, इस तरह का कोई भी कमिटमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है टुवर्ड्स देयर ओन पीपल। वहाँ के लोग जो हैं दे आर नॉट गिवन राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, और इस कारण से बहुत बार दे आर सब्जेक्टेड टू मेजर हरासमेंट एज वेल। तो डेमोक्रेसी का ये एक स्ट्रेंथ है इन्फॉर्मेशन। आप देख भी सकते हैं थॉमस जेफरसन का ये कोट, आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं इफ़ यू आर राइटिंग एन एसे ऑन डेमोक्रेसी, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। और नो डाउट डेमोक्रेसी फॉलो करने में हमें कभी कभार डिसीजन मेकिंग हमारा स्लो डाउन हो जाता है, बट पीपल आर इन्फॉर्म्ड। सो एक बार जब डिसीजन बन जाता है, एक बार जब कंसेंसस बन जाता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना फिर ज़्यादा सरल होता है। वाई? बिकॉज पीपल आर इन्फॉर्म्ड, दे आर अवेयर दैट वाई द गवर्नमेंट इज़ ब्रिंगिंग दिस प्रोजेक्ट एंड हाउ इट विल हेल्प देम। सो इन्फॉर्मेशन इज़ द की फॉर एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड दैट इसका इम्पॉर्टेंस, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इसका इम्पॉर्टेंस हमें कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद अब और बेहतर तरीके से समझ आ रहा है। चाइना के अंदर ये लोगों को बहुत टाइम तक नहीं पता था कि इस कोविड-19 आउटब्रेक का मेन रीज़न क्या है और वो कैसे स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि चाइनीज़ सरकार इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को स्टार्टिंग में छुपा रही थी इवन फ्रॉम द पीपल ऑफ चाइना। सो इस आर्टिकल का ओवरऑल कंक्लूजन देख लेते हैं जो आप अपने आंसर राइटिंग में या एस्से में इस्तेमाल करेंगे। जो 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आप श्याम सरन साहब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी का भी नाम मेंशन कर सकते हैं और ये 2 कंक्लूजन लिख सकते हैं। पहला कंक्लूजन है दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी एसेंशियली एसोसिएटेड विद अथॉरिटेरियन सिस्टम। ऐसा कहना कि अथॉरिटेरियन सिस्टम ही बस इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर सकता है, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइबल। हम इंडिया और चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर ना करें। ऑफकोर्स चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ मच larger than Indian economy, it is about 6 times bigger than Indian economy, but अगर हम चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर करें विथ इकोनॉमी ऑफ जापान एंड जर्मनी, देन वी विल फाइंड दैट दे आर मोर और लेस सिमिलर। और चाइना, जापान और जर्मनी ऑल 3 वेयर एट इक्वल स्टेज, सेम स्टेज मोर और लेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो इन सब लोगों ने भी अपनी रेस एक साथ स्टार्ट की आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड नाउ ऑल 3 ऑफ देम, जापान एंड जर्मनी, आर मोर और लेस इक्वली डेवलप्ड एज लाइक चाइना। सो ये कहना कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो तभी आ सकता है जब अथॉरिटेरियन सिस्टम हो, ये भी सही नहीं है। द एग्जाम्पल ऑफ जापान एंड जर्मनी हु फॉलो डेमोक्रेसी और उनका इकोनॉमिक ग्रोथ इस आर्गूमेंट को काउंटर करता है। और दूसरा आर्गूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से समझना है। नाउ द अथॉरिटेरियन सिस्टम डज नॉट जस्ट वायलेट्स ह्यूमन राइट ऑफ द पीपल ऑफ their own country, but it puts the entire world to threat because of its lack of transparency, and spread of COVID-19 across the world is its best example। अभी तक ऐसा माना जाता था कि अथॉरिटेरियन सिस्टम किसी भी कंट्री में अगर फॉलो होता है तो वहाँ के लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेट होती है, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ऑपरेशन या हरासमेंट फेस करना पड़ता है। लेकिन इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद एक बात अब तय हो गई है कि
ऑथोरिटेरियन सिस्टम बस उस कंट्री के लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है, इट इज़ हार्मफुल फॉर एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज द वे एन ऑथोरिटेरियन सिस्टम वर्क्स इट इंश्योर्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड दैट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन कॉस्ट डियरली फॉर एंटायर वर्ल्ड, जैसा कि इस केस में हो रहा है। अगर चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता तो इस तरह का पैंडेमिक स्प्रेड नहीं होता, दुनिया भर की कंट्रीज पहले ही प्रिपेयर हो जाती अबाउट दिस आउटब्रेक। चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी काफ़ी टाइम तक डाउट में रखा है, उसको भी बहुत टाइम तक गलत इन्फॉर्मेशंस दिए हैं, जिस कारण से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाया। The next article is taken from international segment. It is regarding Organization for Islamic Cooperation, and this Organization for Islamic Cooperation has blamed India for spreading Islamophobia. सो एक बार जरा न्यूज़ समझते हैं ये न्यूज़ क्या है। एज आई सेड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज़ अक्यूज्ड इंडिया ऑफ प्रैक्टिसिंग इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया का भी जरा मतलब समझ लेते हैं। इस्लामोफोबिया इज़ अ सेंस ऑफ फियर, हेट्रेडनेस और प्रिजुडिस अगेंस्ट इस्लामिक रिलीजन और मुस्लिम्स। तो मुस्लिम लोगों के प्रति एक तरह की नफ़रत फैलाने को कहेंगे इस्लामोफोबिया। और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसका कहना है कि भारत सरकार या भारत के लोग जो हैं वो इस्लामोफोबिया स्प्रेड कर रहे हैं और भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इस्लामोफोबिया को स्प्रेड ना होने दें अपने देश में। और इस तरह के एलिगेशंस इंडिया के ऊपर हाल फिलहाल में बाकी सारे इंटरनेशनल एजेंसी से भी आए हैं। फॉर एग्जांपल, WHO ऑल्सो सजेस्टेड इंडिया अगेंस्ट कम्युनल प्रोफाइलिंग। WHO ने कहा कि इंडिया को मुस्लिम धर्म के, हिंदू धर्म के इस तरह की कम्युनल प्रोफाइलिंग नहीं करनी चाहिए कोरोना वायरस की, बिकॉज इससे एक तरह का फोबिया जनरेट होगा अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी। उसके अलावा US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हैज़ अक्यूज्ड इंडिया, पाकिस्तान एंड कंबोडिया फॉर देयर फेलियर इन प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल सेक्शन, स्पेशली द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो पाकिस्तान और कंबोडिया में तो माइनॉरिटीज़ को हरास किया ही जाता है, बट पुटिंग इंडिया एट पार विद दीज टू कंट्रीज़ इज़ ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेबल। और US की कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इंडिया को इन दोनों कंट्रीज़ के एट पार रख दिया है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो इस तरह के प्रेशर्स बनाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। तो सवाल ये उठता है कि इज़ देयर एनी सब्सटेंस इन सच क्रिटिसिज्म। आप सबको पता है कि ये सारे के सारे क्रिटिसिज्म खासकर तबलीगी जमात इंसिडेंट के बाद हो रहे हैं। तो तबलीगी जमात इंसिडेंट के बाद दुनिया भर की कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा है कि इंडिया खासकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, इस्लाम कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है फॉर स्प्रेडिंग कोरोना वायरस। तो क्या इस क्रिटिसिज्म में कोई सब्सटेंस है? द आंसर ऑफ कोर्स इज़ नो, बिकॉज कोविड के केसेस दैट वी ऑल नो एक्सेलरेटेड आफ्टर तबलीगी जमात इंसिडेंट। तो इस कारण से भारत की जितनी भी एजेंसीज़ हैं दे आर ट्रेसिंग दोज पीपल हु अटेंडेड दिस तबलीगी जमात मरकज। तो जिन लोगों ने भी ये कॉन्ग्रेगेशन अटेंड किया था उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनसे कौन कौन लोग कांटेक्ट में आए उनको ट्रेस किया जा रहा है। सो तबलीगी जमात को हम लोग उनके रिलीजन के कारण नहीं टारगेट कर रहे हैं। तबलीगी जमात हैज़ बिन एन इंसिडेंट दैट हैज़ लेड टू राइज और एक्सेलरेशन इन द कोविड-19 केसेस। और इस कारण से तबलीगी जमात को एक बेस बना करके हम लोग सारे ट्रेस कर रहे हैं कि कौन कौन लोग कोविड सस्पेक्ट हो सकते हैं। और इस कारण से तबलीगी जमात के बेसिस पे प्रोफाइलिंग की जा रही है इंडिया में। अब इस एक्शन को कहना दैट इट इज़ इंस्पायर्ड बाय कम्युनल इंटरेस्ट, इट इज़ अनजस्टिफाइबल। ऐसा कहना कि हम लोग तबलीगी जमात इंसिडेंट को इसलिए टारगेट कर रहे हैं बिकॉज we or India government wants to target a particular community, it is unjustifiable, it is meaningless। तो इस तरह का क्रिटिसिज्म इंडिया के ऊपर लगातार लगाया जा रहा है इन ऑर्डर टू पुट इंडिया ऑन सम बैकफुट, टू पुट इंडिया अंडर सम प्रेशर। बट इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स या इस तरह के क्रिटिसिज्म इनके अंदर कोई सब्सटेंस है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट करके इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस इस्लामोफोबिया वाले स्टेटमेंट को काउंटर करने की कोशिश की है। ही ऑल्सो ट्वीटेड येस्टरडे वेयर ही सेड दैट कोविड-19 डज नॉट सी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर बिफोर स्ट्राइकिंग। आवर रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट देयरफॉर शुड अटैच प्राइमेसी टू यूनिटी एंड ब्रदरहुड। हमारा जो भी रिस्पॉन्स है इट इज़ नॉट टारगेटेड अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। एक बार जरा ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में भी देख लेते हैं, हो सकता है इनसे रिलेटेड आने वाले प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन 1969 एंड इट हैज़ 57 मेंबर कंट्रीज।
उनमें से 57 मेंबर कंट्रीज़ में से 54 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक हैं, यानी कि उन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम मान रखा है, जैसे कि पाकिस्तान। जबकि 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं हु आर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ बट दे आर नॉट ऑफिशियली एन इस्लामिक कंट्री। The organization states that its main objective is to ensure the collective voice of Muslim world and to work in the direction of safeguard and protect the interest of Muslim world. The permanent secretariat of this organization is in Jeddah, Saudi Arabia. एक बात आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है इससे रिलेटेड फिल्म्स में सवाल पूछ ले। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एज़ फार एज द नंबर ऑफ कंट्रीज़ आर कंसर्न। इसके मेंबर 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के अलावा और कोई नहीं है। कुछ एक रिसेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं एट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट जो कल हुआ, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया फॉर इस्लामोफोबिया। इसके अलावा भी कुछ इंसिडेंट्स हाल फिलहाल में हो चुके हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एज वेल एज जो बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर भी इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया और इंडिया को ब्लेम किया गया है कि इंडिया इज़ टारगेटिंग अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऑफ कोर्स इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बट इंडिया वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट 46th सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इन 2019। जो 2019 में इनका सेशन हुआ था, दैट वाज देयर 50th एनिवर्सरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आप देख सकते हैं 1969 में इनको बनाया गया था, तो 50 साल पूरे हो गए थे एंड 50th एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड लास्ट ईयर इन 2019। The next article is taken from economy segment and it is about repo and reverse repo decoupled। तो इससे रिलेटेड कई सारे डाउट्स कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और इस कारण से मैंने ये आर्टिकल कवर किया है। देखो, मैंने भी क्लास में पढ़ाया है और आपने अलग भी पढ़ रखा होगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इंडेक्स्ड हैं। मतलब मैंने क्लास में भी बताया था आपको कि रेपो रेट से 0.25% कम रिवर्स रेपो रेट को इंडेक्स किया है आरबीआई ने, एंड दैट इज़ ट्रू। अब कुछ महीनों पहले तक दैट वाज ट्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ग्राफ की मदद से, जब रेपो रेट था 6.25 तो रिवर्स रेपो रेट था 6%। वैसे ही जब रेपो 6 हुआ तो रिवर्स रेपो रेट वाज 5.75। मतलब जैसे ही आरबीआई रेपो रेट चेंज करती थी, रिवर्स रेपो रेट अपने आप चेंज हो जाता था और रिवर्स रेपो रेट वाज ऑलवेज 0.25% लेस दैन रेपो रेट। आप देख सकते हैं ये ग्राफ दोनों का ऐसे पैरेलली चल रहा था, वेयर रिवर्स रेपो रेट वाज ऑलवेज इंडेक्स्ड 0.25% लेस दैन रेपो रेट। लेकिन इस इंडेक्सिंग को ब्रेक कर दिया है आरबीआई ने हाल फिलहाल में। इसको कहते हैं रेपो एंड रिवर्स रेपो डीकपल्ड। इनको अलग अलग कर दिया है और पहला इस तरह का डीकपलिंग किया था इन फरवरी 2020, जहां पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस उन्होंने कर दिया था 0.4% का। आप देख सकते हैं रेपो रेट वाज 4.4 वाइल रिवर्स रेपो को 4% कर दिया था। और कल आरबीआई ने वापस से एक इस तरह का डिसीजन लिया जहाँ पे उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखा है 4.4% पे, लेकिन उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को वापस से 0.25% कम करके 3.75% पे ला दिया है। So the point that I'm trying to make that yes, repo and reverse repo were indexed, but now they have been decoupled by RBI and RBI is allowed to do it। और पिछले 2 महीनों में 2 बार डिकपलिंग की है आरबीआई ने रिवर्स रेपो और रेपो रेट की। तो ये भी ज़रा समझ लेते हैं कि आखिर आरबीआई ऐसा कर क्यों रही है। वाई आरबीआई हैज़ डिकपल्ड रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। तो देखो, लॉकडाउन के बाद से, जब से ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ है उसके बाद से ऑफ कोर्स अब हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो बहुत सारे लोग बैंक्स जाकर के लोन नहीं ले रहे हैं, हमारा कंजम्पशन बहुत कम हो गया है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो गया है। तो बहुत सारे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बैंक नहीं जा रहे हैं लोन लेने के लिए, या हमारे आपके जैसे जो रिटेल कस्टमर्स है कार लोन होम लोन लेने जा नहीं रहे बैंक्स में। तो नेचुरली बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी या एक्सेस फंड जमा हो गया है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस स्लो डाउन। तो वैसे हालात में बैंक क्या चाहेगी, कोई भी कॉमर्शियल बैंक, कि वो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई के पास फंड करके रखे एट रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि कस्टमर्स तो लोन लेने आ नहीं रहे हैं और जब लोन लेने आ नहीं रहे हैं तो वो आगे ज़्यादा कस्टमर्स को पास नहीं कर पाएंगे। और
दैट इज़ वाई, या आप ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज़ पढ़ सकते हैं। द एक्सेस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम हैज़ मेंट दैट ड्यूरिंग मार्च एंड फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल बैंक्स हैव बीन यूजिंग ओनली रिवर्स रेपो। क्योंकि इतना सारा पैसा पड़ा है बैंक के पास, तो वो सारा का सारा पैसा दे वांट टू पार्क देयर फंड विथ आरबीआई, एंड एज ऑफ अप्रैल 15 आरबीआई हैड क्लोज टू अबाउट ₹7 लाख करोड़ ऑफ बैंक्स मनी पार्क्ड विथ इट। तो लगभग 7 लाख करोड़ का पैसा इन कॉमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के पास रख रखा है अंडर इंटरेस्ट रेट ऑफ रिवर्स रेपो रेट। और आरबीआई ऐसा चाहती नहीं है। आरबीआई चाहती है कि ये बैंक्स ये सारा का सारा पैसा आगे लोगों को पास करें। अगर बैंक्स बिजनेस करेंगे आरबीआई के साथ, अगर बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास फंड करेंगे, तो फिर उससे इकोनॉमी को तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। द फंड विल रिमेन आइडली। तो RBI does not want this. RBI wants these banks to extend these funds into the Indian economy rather than parking it with RBI. और इसलिए RBI ने रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट रेट और कम कर दिया है कि बैंक्स का इंटरेस्ट ना रहे इन पार्किंग देयर फंड विथ RBI. So lesser reverse repo rate means banks will get less interest rate when they park their fund with RBI. So naturally now bank will be encouraged to give their loan or fund to the economy, lenders in the Indian economy, rather than parking their fund with RBI under reverse repo rate. तो ये है ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डीकपलिंग रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। और अगर बैंक्स ने अभी भी एग्रेसिवली इंडियन इकोनॉमी के अंदर लोन देना शुरू नहीं किया, और बैंक्स ने अभी भी अगर अपना पैसा अपना फंड अगर आरबीआई के पास फंड रखना कंटिन्यू किया, तो आरबीआई हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस रिवर्स रेपो रेट को और भी कम कर दे इन ऑर्डर टू डिस्करेज बैंक्स टू पुट देयर फंड विथ आरबीआई. The next article is taken from Assam segment. It is about Assam Rural Livelihood Mission. As you can read the news article, 500 women making mask under Assam State Rural Livelihood Mission in Lakhimpur. अब ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, but I took up this article in order to help you understand the meaning, objective of Assam State Rural Livelihood Mission. हो सकता है कि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए. NGOs, द रोल ऑफ NGOs एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे ये बनाए जाते हैं, ये भी पूछ लिया जा सकता है. सो इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड ये आर्टिकल है. So this article, as I told you, talks about women self-help groups engaged in making masks under Assam State Rural Livelihood Mission. And Assam State Rural Livelihood Mission is a nodal agency to implement National Rural Livelihood Mission. तो असम स्टेट के अंदर ये एजेंसी असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन इंप्लीमेंट करती है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. तो हम डिटेल में समझते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है, उसको ज़रा समझते हैं. सो देखो, 1999 में एक स्कीम चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा, खासकर उसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. और इस स्कीम का 2011 में नाम बदल के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन रख दिया गया था. और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ऑब्जेक्टिव सरल है, रूरल पॉवर्टी को ख़त्म करना, गांव के एरिया में गरीबी को ख़त्म करना बाय जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो वहाँ के लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का स्वयं रोजगार, अपनी छोटी कोई दुकान लगा दें या कोई और अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें. गांव के लोगों को इस तरह से हेल्प करके वहाँ पे पॉवर्टी कम करना ही ऑब्जेक्टिव है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का. अप्रोच देखते हैं कि आखिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा. सो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में टारगेट किया जाए कि गांव के हर एक गरीब परिवार से कम एक मेंबर को आइडेंटिफाई किया जाए, और एक मेंबर खासकर प्रेफर किया जाएगा वुमेन मेंबर ऑफ एवरी हाउस होल्ड ऑफ रूरल एरियाज़, कि एक वुमेन मेंबर को प्रमोट किया जाए कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा बने और कुछ एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा बना करके एक वुमेन मेंबर को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया जाए ताकि वहाँ पे उनकी पॉवर्टी कम हो. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी जरा सा ब्रीफली समझ लेते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल एसोसिएशन वेयर पीपल चूज टू कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस. दे मोस्टली कम टू क्रिएट अ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर दे पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कैपिटल जनरेशन. इसको एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. देखो, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप. 1959 में इस तरह की 7
गुजरात के एक विलेज में इस तरह की 7 रूरल एरियाज़ की वुमेन दे केम टुगेदर, और उनके पास जो भी पैसा था 10 रुपये 12 रुपये उसको पूल किया उन्होंने, और उनके पास टोटल जो कैपिटल उस टाइम में बना इन 1959 दैट वाज 80 रुपीज़। और इस 80 रुपीज़ की मदद से उन्होंने एक छोटी सी पापड़ की फैक्ट्री लगाई, घर में ही, एक्चुअली फैक्ट्री नहीं लगाया था स्टार्टिंग में, घर में ही उन्होंने पापड़ बनाना शुरू किया, उसका नाम दिया उन्होंने लिज्जत पापड़। और धीरे धीरे ये लिज्जत पापड़ ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया, नाउ टुडे इट इज़ 800 करोड़ कंपनी, इट इज़ नो लॉन्गर अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इट हैज़ बिकम अ कॉरपोरेट। तो लिज्जत पापड़ के सक्सेस के बाद भारत सरकार को समझ आया कि ये एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे गाँव के वुमेन को साथ ला करके उनके पास जो भी पैसा है उसको पूल करवा करके उनसे छोटी मोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है। फूड प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ तो कम से कम कराई जा सकती है, जैसे कि अचार बनाना या पापड़ बनाना, या फिर कोई दूसरी हाउस होल्ड एक्टिविटी जैसे कि मैट बुनना, इस तरह की एक्टिविटीज़ करा करके और गांव के एरिया में उनके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज़ डेवलप किया जाए और इससे फिर रूरल पॉवर्टी कम किया जाए। तो यहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। It's an informal association where people come together and they pool their resources for the purpose of economic activity। और अब भारत सरकार क्या करती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाती है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और गांव की वुमेन अपना फंड रखती हैं, साथ ही साथ भारत सरकार बैंक के थ्रू भी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को कुछ लोन दिलवा देती है ताकि ये लोग मिल करके कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर पाएँ और इस तरीके से गाँव के एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और गरीबी कम हो। अब जरा देखते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। सो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का इम्प्लीमेंटेशन जो है हर एक स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे कि असम के अंदर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई है असम गवर्नमेंट को, और इसलिए असम गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी। और इस असम रूरल लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी का पर्पस है कि असम स्टेट के अंदर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करे। और प्रोविजंस तो आपको पता ही हैं दैट इट इज़ टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन असम। इसी तरह के स्टेट एजेंसीज अलग अलग स्टेट में बनाई गई हैं, और जो असम के अंदर असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी है, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1860। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2011 बाय रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ असम। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि इसको किसने इंस्टीट्यूट किया है। द आंसर इज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ असम। द नेक्स्ट segment is 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020. Today we will cover topic number 196 to 200. Topic number 196 is about non-alignment movement. And the movement, this non-alignment movement has its origin in the Asia-Africa conference held in Bandung, Indonesia in 1955. ध्यान रखना, this was not the conference related to non-alignment movement, लेकिन non-alignment movement start किया जाना चाहिए वो डिस्कस किया गया था in this Bandung conference that was held in Indonesia. It was actually for promoting Asia-Africa unity. तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई 1961 में दैट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सर्बिया, वहाँ जाकर के ऑफिशियली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। इस साल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से सवाल आ सकता है क्योंकि पिछले साल कई सालों के बाद पिछले साल यानी कि 2019 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इस साल इस पर सवाल आएगा। तो ध्यान रखना कि 1955 वाला जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस था दैट वाज नॉट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे बस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया जाना चाहिए ऐसी बात हुई थी, बट ऑफिशियली इट वाज स्टार्टेड इन 1961 इन बेलग्रेड सर्बिया। एंड इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया were the founding members of non-alignment movement, and recently, as I said, 18th non-alignment movement summit was held in 2019 in Baku, Azerbaijan, and Vice President of India attended it. And currently there are 120 members countries part of non-alignment movement. This is the question related to this topic. Please attempt this. Topic number 197 is mosaic.
project. So MOJAC, that is Multidisciplinary Drifting Observation for Study of Arctic Climate, is an international research expedition to study the physical, chemical and biological processes that coupled the Arctic atmosphere, sea, ice, ocean and ecosystem. सरल शब्दों में से रिलेटेड एटमैक्स इस तरह का सवाल आ सकता है कि MOJAC मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट. ऑफ कोर्स द आंसर इज टू स्टडी आर्कटिक क्लाइमेट. तो ज़्यादा आपको इस पे आपको नहीं पढ़ना है, आप बस इतना ध्यान रखोगे कि MOJAC प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसका ऑब्जेक्टिव है आर्कटिक क्लाइमेट को स्टडी करना. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आइडिया. Topic number 198 is about GOAL project. So GOAL, that is going online as leaders in digital skilling training program for tribal women. And Facebook Messenger and WhatsApp will be the part of the training. Ministry of Tribal Affairs along with Niti Aayog and Facebook are running GOAL project. Please attempt this question based on this topic. Topic number 199 is about Cape Town Agreement. Cape Town Agreement was adopted by the International Maritime Organization in 2012 to help and combat illegal, unregulated and unreported fishing. IUU fishing. कभी कभार ये शॉर्ट में भी आ जाता है IUU fishing, तो ध्यान रखना. The agreement is aimed at facilitating better control of fishing vessel safety by flag, port and coastal states. India is yet to ratify Cape Town Agreement for safety of fishing vessels. Please attempt this question based on this idea. Topic number 200 is about edge computing. So edge computing enables data to be analyzed, processed and transferred at the edge of network, meaning the data is analyzed locally closer to where it is stored in real time without latency. The basic difference between edge computing and cloud computing lies in where the data processes takes place. That is, cloud computing means storing the accessing data and programs over the internet instead of a computer's hard drive. Edge computing on the other hand manages the massive amount of data generated by Internet of Things device by storing the processing data locally. सरल शब्दों में अगर लोकल लेवल पे प्रोसेसिंग हो तो उसको हम कहते हैं एज कंप्यूटिंग, और अगर क्लाउड लेवल पे प्रोसेसिंग हो तो उसको हम कहते हैं ड्राइव computing या cloud computing. Please attempt this question on the basis of this topic. This is the answer of question number 191 to 195 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, that is question number 196 to 200, can be attempted by the students and you can give your answer in the comment section. We will be sharing the answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.